सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास और एशियन न्यूज़ के ग्रुप डायरेक्टर राना ताहिर भी मेरे साथ हैं। लेकिन आज खसूसी तौर पर हमारे साथ वाशिंगटन से अनवर इकबाल, मशहूर सहाफ़ी, एक ज़बरदस्त सहाफ़ी, हमेशा बड़ी ख़बरें दी हैं उन्होंने, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। और उनकी एक ख़बर है जिसने आज पूरे पाकिस्तान में एक, जिसे कहते हैं ना, स्टिर किया है और वो डिस्कस भी हो रही है। ख़बर ये है कि इत्तलात हैं, एक अमरीकी जो ओहदेदार हैं उन्होंने अमेरिका की एक सेनेट की कमेटी में टेस्टिमनी में ये कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल जो है वो ताउन कर रहा है अमेरिका के साथ, फ़ज़ाई भी और ज़मीनी भी। अब इससे एक सवाल पैदा हो गया पाकिस्तान में कि क्या पाकिस्तान ने कोई अड्डे दे दिए हैं उसी तरह अमेरिका को जिस तरह माजी में दिए गए हैं। अमेरिकन मीडिया बड़ी स्पेकुलेशन कर रहा है इस हवाले से। और अनवर इकबाल साहब की स्टोरी भी छपी आज डॉन अखबार में, लीड स्टोरी थी, तो इसलिए हमने उनको ज़हमत दी एंड ही वाज़ वेरी काइंड कि उन्होंने अपना टाइम दिया। हमारे साथ हैं इस वक्त वो स्काइप पर। और सबसे पहले स्टोरीज़ हैं जिन पर हम जाके आगे गुफ्तगू करेंगे। चौधरी निसार अली को हल्फ नहीं उठाने दिया गया, फिर इसके अलावा शिकारपुर में जिस तरीके से पुलिस को जो डाकू हैं उन्होंने उनके साथ जो कुछ किया, तो क्यों हमारी जो पुलिस है उसके पास वो हथियार नहीं है जो होने चाहिए थे डाकुओं के मुकाबला करने के लिए। फिर आज वज़ीर आज़म जो हैं वो भी ISI हेडक्वार्टर गए और वहाँ पर ब्रीफिंग्स हुई, एक बड़ी हाई लेवल, टॉप लेवल ये इंटरेक्शन थी। और फिर इसके अलावा थोड़ा सा भी नून लीग गवर्नमेंट में नहीं आई, लेकिन आपको बताएंगे कि उनकी जो एक सोच है, आज उन्होंने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इशाया दिया पार्लिमानी लीडर्स का, उस पर पाबंदी लगा दी मीडिया पर। तो गवर्नमेंट में अभी आए नहीं और ये प्राइवेट कैपेसिटी में पाबंदियां लगा रहे हैं। बड़ा एक अजीब सा मैसेज दिया इन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले डेविड हैलोवे की जो टेस्टिमनी थी अमेरिकी सेनेट में, उसमें उन्होंने जो बात कही उससे ये तासुर आ रहा है कि पाकिस्तान शायद फिर दोबारा अड्डे दिए हैं अमेरिका को। तो अनवर इकबाल साहब की तरफ चलते हैं। अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी आप आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपको आ रही मेरी आवाज़? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तस्वीर भी बहुत अच्छी आ रही है और आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है। अनवर, ये सारा मामला जो ये आपने जो खबर भी दी है, मेरे पास वो उनका क्लिप भी है। सबसे पहले वो क्लिप हम सुन लेते हैं डेविड हैलोवे का, और फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो जी जो अमरीकी ओहदेदार जो बता रहे हैं उसका ज़रा क्लिप चला दें प्रोड्यूसर साहब। जी अनवर, आपने ये सुना और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का चुनाव बहुत उनका उसमें बड़ी एहतियात करते हैं, और जो मैसेज उन्होंने देना होता है जहाँ पर कोई बात खुलकर ना करनी हो वो मैसेज भी दे देते हैं। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस? समी, आपने हमारे साथ कम से कम दर्जनों ब्रीफिंग इस तरह की हेयरिंग अटेंड की है, और आपको पता है कि इस तरह की हेयरिंग में जो बात की जाती है वो हल्फिया होती है, और उसमें अगर कोई गलत बयानी करे तो परजरी समझा जाता है, उन पर बाज़ाब्ता मुकदमा दायर हो सकता है। तो ये जो हेयरिंग में जो बयान दिया जाता है वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होता, वो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, खामखा का बयान नहीं होता। ये तो आपको अच्छी तरह पता है। तो इसमें जो है एक दो तीन बातें उन्होंने वाज़ह की। आप देखें जो फर्दर डाउन जो मैंने दिया है वो बैकग्राउंड देखें कि उनसे पहले सबसे पहले ये पूछा गया था कि आप वहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ एक और सेनेटर ने उनसे सवाल किया था, तो अब निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारा, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल की, हमारा मुस्तक़बिल जो है अब वो उस रीजन में हमारे हलीफों के हाथ में है। तो उस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि हमें उस रीजन में कई किस्म की इमदाद की ज़रूरत होगी। एक तो हमारी जो वहाँ एसेट्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे, फिर जो हलीफ हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, और फिर कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो रीजन में किसी के पास नहीं है, जो हमें रीजन से बाहर से लाने पड़ेंगे। उसके लिए भी हमें वहाँ मौजूद जो हलीफ हैं उनके ताउन की ज़रूरत होगी। तो इस वक्त जो अमेरिका में गुफ्तगू होती है अफ़गानिस्तान के हवाले से,
इससे पहले आपने देखा कि एक और हियरिंग हुई थी जिसमें मैंने रिपोर्ट भी किया था, जिसमें इनके कांग्रेसमैन लू, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं यूएस एयरफोर्स के, उन्होंने तो ये सवाल उठाया था कि आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद के बगैर वहाँ काम नहीं हो सकता, तो आपने तो जो माहौलियात पे कॉन्फ्रेंस की उसमें उनके वज़ीर आज़म को भी नहीं बुलाया, एंड यू हैव बीन डिसरिस्पेक्टफुल टू पाकिस्तान। तो ये अगर आप सारा बैकग्राउंड देखें तो आपको फिर एक अमरीकी पॉलिसी ज़रा टिल्ट कर आ रही है। यानी अब ये नहीं होगा 2001 की तरह कि आपको कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये पैकेज हासिल ऑफर किया जाएगा या कोई फौजी नौवियत के मुआहदे होंगे, लेकिन अमेरिका इस बात को तस्लीम कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो भी होना है वो पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कलीदी हैसियत है। अमेरिका ने इससे पहले कोशिश भी करके देखी कि भारत को किसी तरह इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन भारत एक हद से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और भारतीय समझते हैं कि अगर मसलन उनकी फ़ौजें वहाँ बैठी हों तो वो तो एक सिटिंग डक हो जाएंगी और आराम से उनको टारगेट करेंगे सारे। तो इसलिए अब इस बात का अमरीकियों को एहसास है, तो वो पाकिस्तान से मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने देखा कि इस्लामाबाद में इनके जनरल्स जा रहे हैं और इनके मुशीर जा रहे हैं और हमारे लोगों से रब्ता है, एम्बेसी से रब्ता है, और एक मुस्तकबिल का लाया अमल बनाने की कोशिश की जा रही है। उस लाया अमल में कलीदी किरदार है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, उन्होंने वाज़ा कर दिया कि वो ये चाहते हैं कि वहाँ अफ़गानिस्तान में फ़ौज ना रखें, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने नाम दिया अलकायदा और ISIS, उसके अलावा जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हों उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें, यानी इन एंड आउट गए जिस तरह एबटबार टाइप का ऑपरेशन। और वो उसके लिए उनको पाकिस्तान का ताउन चाहिए और उसके लिए कई चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने चाइना से भी बात की है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक मुश्तरका एलामिया आया था जिसमें चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान सबके दस्तखत थे। उसमें भी इस तरह की बातें की गई ताउन की, क्योंकि चीन भी नहीं चाहता कि वहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स का असर और रसूख बढ़े अफ़गानिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त गेम एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो रही है जिसमें पाकिस्तान को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान ने एहतियात से अपने इक़दाम किए तो पाकिस्तान इस सूरत हाल से बहुत फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा अनवर, बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त कही कि एहतियात से काम करे तो पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी स्पेस को या अपनी ग्राउंड को इस्तेमाल होने दे, अमेरिका को इस बात की इजाज़त दे, तो अफ़गानिस्तान एक सोवरन कंट्री है। जब अमेरिकन वहाँ से निकल आएंगे तो फिर वहाँ पर हमले उसकी अगर इजाज़त देना तो वो ख़ित्ते में फिर दोबारा वही रेस, तालिबान की तरफ से उस पर रिएक्शन, फिर अगर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम भी अमेरिका के साथी कंसिडर किए जाएंगे। पहले भी पाकिस्तान में एक आग और खून का यहाँ पर खेल खेला गया, तो फिर दोबारा हम उस तरफ नहीं चले जाएंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा था बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपने सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको देखना है और उसके मुताबिक आपने फ़ैसला करना है। आपने खामखा उठ के फ़ैसला नहीं करना। आपको इस बात का भी अंदाज़ा है कि जो आप ब्लैंकेट सपोर्ट किसी को करते हैं तो उसमें आपको कितना नुकसान होता है। आपको अपने मफादात देख के फ़ैसला करना है। अच्छा, पिछली हेयरिंग में ये सवाल भी किया गया था कि क्या आप डिएगो गार्सिया या बहरैन से फौरी हमले अफगानिस्तान में कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा अभी हम मिलिट्री ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सारे ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल है अमरीकी भी ये ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं, लेकिन पहली कोशिश होगी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसका तालिबान हिस्सा ज़रूर हो लेकिन मुकम्मल उनका डोमिनेंस ना हो, और जिसको काबुल में मौजूद जो लोग हैं वो तालिबान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके चांसेस कम ही लगते हैं मुझे, तो जो अफगानिस्तान का जितना मुझे इल्म है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, उनमें से हर ऑप्शन में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। अच्छा, थोड़ा सा मैं हट के आपसे बात करूंगा। चाइना की भी आपने बात की। पाकिस्तान इस वक्त चाइना का एक बहुत ही अहम, हम उनके करीबी मुल्क हैं, और जो प्रेसिडेंट शी का इनिशिएटिव है CPEC के लिए, उनका जो वो उसको हम एक बिल्कुल फ्रंट लाइन उसकी भी हम स्टेट बने हुए हैं। अमेरिका को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। क्या वहाँ पर आपकी जब अमेरिकन डिप्लोमेट से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती होगी, पाकिस्तानियों से भी बात होती होगी, अमेरिकन इसको किस तरह से देखते हैं, और ये जो ताउन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगर बढ़ता है तो आपकी क्या वहाँ पर फील है
कि जो सी पैक है उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ज़ाहिर है चाइनीज़ भी थोड़े से स्केप्टिकल तो होंगे पाकिस्तान के हवाले से। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे यहाँ काफ़ी गुफ्तगू होती है। उस पे ज़ाहिर है अमरीकियों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सी पैक के हवाले से, उस पे तो वो खुल के बोलते हैं। आपने देखा होगा बाज़ाब्ता आर्टिकल लिखते हैं, उनके जो हुक्काम हैं, और छपते रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट वग़ैरह में। बुला के हमारी ब्रीफिंग भी की है उन्होंने उस पे, और वो भी छपता रहा, आपने देखा होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस मसले पे, यानी जो मिलिटेंसी का मसला है, उसमें वो एक वाहिद ऐसा मसला है जिसमें चीन और अमेरिका में इत्तेफाक पाया जाता है। जो अमरीकियों का कहना है, अमरीकियों का ये कहना है कि चीनी समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में मिलिटेंट्स का अगर इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो उनके लिए सिंजियांग में बहुत तकलीफ़ पैदा हो जाएगी। तो चीन खुद नहीं चाहता और रूस भी नहीं चाहता कि मिलिटेंट्स का वहाँ, बल्कि रूस से ज़्यादा चीन नहीं चाहता कि मिलिटेंट्स का वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़े। तो इसलिए समझते हैं कि इस मामले में अगर पाकिस्तान अमेरिका से ताउन करता है तो चीन उसकी मुखालफत नहीं करेगा मुखालफत। इससे पहले वो जो एक वीडियो चलती रही सोशल मीडिया पर भी, वो मिस्टर विल्करसन की, जो डेविड उनके जो कोलिन पावल के शायद वो थे चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो ये कह रहे थे कि हमें अफ़गानिस्तान में रहना है, इसलिए रहना है कि हम वो जो वीगर्स हैं जो चाइना के अंदर जो मुसलमान इंतहा पसंदी की बात कर रहे हैं, उनको हमने प्रमोट करना है, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना के साथ एक एनिमोसिटी है इस वक्त अमेरिका की, और भारत को बहुत ज़्यादा उन्होंने उठाया। खैर ये तो एक बात आई है। पहले एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो मोईद यूसुफ साहब हैं, और हम सब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत भले आदमी हैं। एक पाकिस्तान में एक तासुर है कि ज़ाहिर है वो अमेरिका से आए हैं और बहुत ज़्यादा उन पर अमेरिका के असरात हैं, उनके थिंक टैंक्स में वो काम करते रहें, वो शायद पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको हिफाज़त ज़रूर करेंगे, लेकिन उनका टिल्ट अमेरिका की तरफ से ही होगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि कभी वहाँ पर आपने जो अमेरिकन से आपकी बात होती है, उसमें अमेरिकन्स आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ जनाब मोईद यूसुफ? समी, आप भी मोईद को अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी, हम दोनों ये कह सकते हैं कि हमारे दोस्त हैं। और मोईद यूसुफ के साथ, बेचारे के साथ ट्रेजेडी ये रही है कि उनको अमेरिका में ये कहा गया है कि वो पता नहीं अमेरिका के मफादात, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी है, उनके लिए पाकिस्तान का मफाद अव्वल है, तो पता नहीं वो अमेरिका के मफादात को का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और उनको आपने एक थिंक टैंक में रखा हुआ है, जो कि एक नीम सरकारी थिंक टैंक है। आपको याद है कि यहाँ एक खातून है, स्कॉलर हैं, क्रिस्टीन फेयर, उन्होंने तो पूरा आर्टिकल लिखा था कि मोईद यूसुफ जो है आईएसआई का जासूस है, उसको हमने आईएसआई के जासूस को रखा हुआ है। अच्छा, जब वो पाकिस्तान गए तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि सीआईए के जासूस को हमने रख लिया है। जी, सीआईए के जासूस हैं। मेरा ख्याल है कि वो किसी के जासूस नहीं है, पढ़े लिखे समझदार आदमी है और पाकिस्तानी है, और वो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। अब उसमें देखिए ना, हमारे यहाँ होता है नज़रियाती इख्तलाफ को जासूसी का रंग दिया जा सकता है। एक पाकिस्तानी हो सकता है, एक शख्स पाकिस्तानी होते हुए भी पूरे खुलूस से ये समझ सकता है कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना पाकिस्तान के मुफाद में है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। दूसरा आदमी समझ सकता है कि नहीं, चीन से ताल्लुकात रखना हमारे मुफाद में, अमेरिका से नहीं। वो भी पाकिस्तान का गद्दार नहीं, वो भी पाकिस्तान का हमदर्द है। तो हमें ज़रा गद्दारी और जासूसी को निकाल के सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ मोईद यूसुफ ना जासूस हैं ना गद्दार हैं, एक शरीफ आदमी हैं और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब आखिरी सवाल आपसे करूँगा, ये कि अमेरिकन जो हैं वो खुद, ये डेविड हेलवे ने भी यही कहा कि हम पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि जो वो चाहते हैं पाकिस्तान उन्हें देगा? उम्मीद तो है इनको, बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमसे बहुत ताउन किया है, और जो ये मुज़ाकरात तालिबान से कामयाब हुए हैं वो पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं हो सकते थे। जिन लोगों को हमने कहा कि छोड़ो उनको छोड़ा, जिनको कहा कि पकड़ो उनको पकड़ा, जो और उन्होंने काफ़ी दबाव बनाए रखा है गुफ्तगू के दरमियान। ज़ल्मे खलील साहब को आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए मशहूर नहीं है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं इनका इंटरव्यू करने गया था, तो इनको नहीं पता था कि मुझे फ़ारसी आती है। तो इनकी जो खातून एक थी वो इंटरव्यू करने, उसने बताया, उनसे पूछा आप कौन है, उन्होंने कहा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने फ़ारसी में कहा कि लानत, पाकिस्तानी को क्यों बुला लिया। लेकिन अब जो है उनके रवैये में भी तब्दीली आई है, वो भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं। और वो, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त
पाकिस्तान देखें ना, कौमों के ताल्लुकात मफादात पे मबनी मुनहसर होते हैं, हैं, बिल्कुल। मफादात पे ये होना चाहिए। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि कम से कम एक इशू पे मफादात में फिर मुमासलत पैदा हो रही है, मगर उसमें हमें न जज्बाती हो के अचानक जप्फी डालने की ज़रूरत है और ना हमें जज्बाती हो के मुंह फेर के भागने की ज़रूरत है। हमें बहुत करीबी और गौर से इसका इसका मुताला करना है और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो पाकिस्तान के मुफाद में हो। आपका क्या ख्याल है अनवर के ये क्यों तब्दीली आई है अमेरिकन सोच में? नाकामी क्या क्या उसकी नाकामी वजह ये है सदी कि हम चाइना के ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं या नहीं, भारत से जो नाकामी अमेरिका की। नाकामी? अमेरिका नाकाम हो गया अफ़गानिस्तान को सबड्यू करने में। ये बात तो समझ में आती है ना, सामने नज़र आता है कि अब मज़ीद आप क्या करेंगे? यहाँ तो कहते हैं इनके ऑफ़िशियल्स कहते हैं, ये पिछली हेयरिंग में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा था। इस हेयरिंग में मेरे ख़्याल है आगे देखें तो एक सवाल के जवाब में हेलवी साहब ने भी कहा है, कि हेलवी ने भी, कि आप वहाँ मज़ीद हम 20 साल बैठेंगे तो क्या रिज़ल्ट होगा? वही होगा कि हम बैठे रहेंगे, हमले उड़ते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो ये एहसास कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, मज़ीद बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसलिए ये आया, अच्छा ठीक हो गया। एक और चीज़ में भी पूरी दुनिया की नाकामी जो नज़र आ रही है ना, कि जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप हैं वो कश्मीर के इशू पर आकर इस तरीके से हम एक फंस गए हैं एक जगह पे कि इस खित्ते में असले की दौड़ भी लगी हुई है और एक मुस्तकिल ख़तरा भी रहता है। तो अब ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है ये कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ करती हुई आपको नज़र आ रही है? कोई इंडिया पर कहीं से कोई प्रेशर डलता हुआ नज़र आ रहा है कि इस मसले के हल के लिए वो पाकिस्तान के साथ बैठे बात करें? देखें, इंडिया पे जहाँ तक प्रेशर का ताल्लुक है, बाइडेन ने भी प्रेशर रखा था, लेकिन इंडिया प्रेशर लेता नहीं। इंडिया ज़रा बड़ा मुल्क है, वो अपने जिस हद तक उनको सूट करता है उस हद तक लेते हैं, उसके बाद इनकार कर जाते हैं। दोनों में फ़र्क ये होगा कि बाइडेन जो है वो सियासी तौर पे तो उन्होंने कश्मीर की बात एक दो दफ़ा वो ट्रंप उन्होंने उठाई, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स वगैरह पे इतना कंसर्न नहीं था उनका। ये जो हुकूमत है इनका बहुत कंसर्न है, ख़ास तौर पे घर के वो इंडियन ओरिजिन की यहाँ आदि नायब सदर जो हैं कमला हारिस, वो जो हैं कमला हारिस, वो जो हैं वो भी ह्यूमन राइट्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बाइडेन भी हैं। तो एक बात तो होगी कि अगर कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी तो उस पर ये बोलेंगे, और रिपोर्टों में भी देखें जिनको रिलीजियस इनकी उस पर रिपोर्ट जो आती रही, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आती रही, इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं कश्मीर में और बाकी हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जो राइट्स हैं उनका जिक्र किया, काउ विजिलेंटिज्म का जिक्र किया, सब कुछ जिक्र रहा। तो इंडिया पे ह्यूमन राइट्स के हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली चूँकि उन्होंने चाइना का मुकाबला करना है, इसलिए इंडिया की एक हलीफ की हैसियत से हमसे बड़ी अहमियत रहेगी और है, और उस मामले में इंडिया पे ना ये दबाव डालेंगे ना इंडिया दबाव कबूल करेगा। अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको तंग करते रहेंगे क्योंकि अब अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए फिर दोबारा बड़ी एक अहमियत है उसकी। तो बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी वैल्यूएबल इनपुट थी। सो नाइस ऑफ यू। से फिर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो बात सामने आई कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ है और ये समझ में आ गई है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर आगे जो है वो नहीं हो सकता। माजी में तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को अमेरिका को फैसिलिटेट किया, शुरू से किया। अयूब खान साहब के ज़माने से किया, जब रशिया की स्पाइंग के लिए जहाज़ उड़ते थे, पेशावर से जहाज़ उड़ते थे, वो बेसिस इस्तेमाल करते थे अमेरिकन, लेकिन आम पाकिस्तानियों को नहीं पता था इसका। ये पता तब चला जब वो रशियंस ने जहाज़ मार गिराया, तो पता चला कि हम तो जासूसी कर रहे हैं अमेरिका के लिए। फिर उसके बाद जब आया ज़ियाउल हक साहब का दौर, तो उसमें भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग थी, अमेरिकन CIA ने पूरे यहाँ पर हेडक्वार्टर्स बनाए, आके पूरा पैसा खर्च किया और वो एक बहरहाल एक मुजाहिदीन को इकट्ठा किया गया, उसको एक इस्लामी जिहाद का नाम दिया गया और अमेरिका की भरपूर इन्वॉल्वमेंट रही। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी शायद उतना ज़्यादा पाकिस्तानी कौम को पता नहीं था, बाद में ये हमें पता चला। और फिर इसी तरह मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बहुत सारे बेसेस दिए, ये मेरे पास पूरी तफसीलात हैं। कुछ जैकबाबाद का बेस, शमसी एयर बेस, फिर PF कैंप, बुडबेर, बहुत सारी यहाँ जगह थी जहाँ पर अमेरिकन उतरते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन पाकिस्तानी कौम को पता नहीं था। और हमेशा यही कहा जाता रहा कि बिल्कुल ना हम अड्डे देंगे, ना हमने दिए हैं। बाद में जब वो हुकूमतें चली गईं, जब वो सिचुएशन ओवर हो गई, तो उस वक्त पता चला कि
बहुत सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो अमेरिकन इस्तेमाल करते रहे। अब भी मेरी आज जो बात हुई पाकिस्तान में हमारे जो आला सिक्योरिटी के हुकाम से आए हैं, तो किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की। बड़े पुरज़ोर अंदाज में इस बात की तरदीद की गई प्राइवेट कन्वर्सेशन में कि कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे दे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड सरकारी तौर पर पाकिस्तान में इस हवाले से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद कौम को फिर बताया जाए कि जी हाँ हमने कुछ हिस्सा दिया और वो अमेरिकन उसको इस्तेमाल करते रहे। ये जो इशू जिस पर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये डोमेन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही है कि वो किसी को इजाज़त दें किसी बैरूनी ताकत को कि हमारी वो फैसिलिटी इस्तेमाल करें या ना करें। और डेफिनेटली अप्रोच भी उन्हीं की अप्रोप्रिएट होगी क्योंकि वही इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान हैं। लेकिन एक ये बात इसलिए की जा रही है कि अगर जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आप उनको बताकर ट्रांसपेरेंट अंदाज में मदद करें और मदद लें, जैसा कि अनवर इकबाल ने कहा कि बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, कॉशियसली अगर पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करेगा, इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोल लेगा अपने लिए, तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ऐसा ना हो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह एक टेलीफोन कॉल पर जिस तरह वो पूरी तरह ढेर हुए और सब कुछ उन्होंने खोल दिया, अगर अभी भी वैसा हुआ तो शायद फिर पाकिस्तान इससे फ़ायदा ना उठा सके। राना साहब, आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं? देखें समी साहब, आपने जो मिसालें दी हैं माजी की, उनको भी सामने रखें। देखें, आप जब 2 मुल्कों के ताल्लुकात की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि अमेरिका जो है या कोई भी और मुल्क जो है वो आपसे किसी मामले में तावन करे, तो उसके बदले में वो भी तो आपसे चाहेगा ना। तो हमारे साथ क्या ताउन किया? मेरी सुने ना भाईजान, बात सुने, ऐसी बात नहीं होती। मसलन क्या हमारे साथ ताउन किया? जब आप अमेरिका से दिफाई हथियार लेते हैं और दिफाई ज़रूरियात के लिए बात करते हैं, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। माजी में भी मैं अभी मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आपकी बात मैं सुनता हूँ। मुझे एक सेकंड, मेरी बात सुने। नहीं, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि ब्रेक का टाइम हो गया है। आप अपनी ये सारी गुफ्तगू ब्रेक के बाद कीजिएगा और फिर उसके बाद मैं भी आपसे सवाल करूँगा कि वो जो हथियार उन्होंने दिए उसके बदले जो हमारा खून चूसा है और जितना रुला के दिए हैं, लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की, और अनवर इकबाल साहब ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से जो ताउन चाह रहा है, अमेरिकन को उम्मीद है, वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि सब कुछ वो उन्हें हासिल हो जाएगा। जी राना ताहिर साहब, अब आप अपनी बात कंप्लीट। देखिए समी साहब, आपने एक तारीख बयान की पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। मसला ये है कि जो अफ़गान वार थी, जिसको कोई अफ़गान जहाद का नाम देता है, कोई कुछ कहता है, अगर उस वक्त के हालात के मुताबिक आप देखें कि सोवियत यूनियन जो था उसका इंडिया के साथ दिफाई मुआहदा था, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो भी इस्तेमाल हो रही थी। सोवियत यूनियन आगे तक आने की कोशिशों में था, बाकायदा इंडिया का एलाई था। तो उन हालात में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अगर कोई काम किया तो उसमें पाकिस्तान का अपना कौमी मफाद भी शामिल है। ठीक है, और वो फैसला उस वक्त के हालात के हवाले से मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त था। और मैं अभी भी ये समझती हूँ कि इसमें भी पाकिस्तान का कौमी मुफाद शामिल होगा, क्योंकि देखिए ना, अफगानिस्तान में जो भी हालात होते हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर तो आना ही है। और अमन मुज़ाकरात जो भी हुए हैं, डायलॉग्स जो भी हुए हैं, जैसे कि इकबाल साहब ने भी कहा और हमें भी पता है कि पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार, अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा ना करता तो शायद ही जो है यहाँ पे अफगानिस्तान में ये हालात ना होते। तो मेरे ख्याल में अगर आने वाले दिनों में इस हवाले से अपनी सॉवरेनिटी के हवाले से कोई फैसला लेना पड़ता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को लेना चाहिए। मैं ये बात इसलिए की थी, माजी में जो कुछ अफ़गान जहाद में हुआ, आज हम उसकी लेजिटिमेसी के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे। वो तो जो भी होना था हो गया, लोगों की अपनी ओपिनियन है और वो दे आर इंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस। जब बात जो हो रही थी कि पाकिस्तान जो भी बड़े फ़ैसले करे उसमें अगर वो इन्वॉल्व करे स्टेक होल्डर्स को और ट्रांसपेरेंट अंदाज में करे तो वो बहुत बेहतर होगा। अब एक मुकाबला होता है हमेशा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सिविल क़यादत ने जो कुछ किया, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने जो कुछ किया। जब मैंने ये जिस हिस्ट्री का जिक्र किया, मैंने वो आपको वाक़यात बताए हैं
जो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, अमेरिका ने इस्तेमाल की, और उस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह भी थे। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर जो मेमो गेट हुआ, जो डॉन लीक्स हुई, जो फिर जिस तरह मोदी यहाँ पर आए, तो जो पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप है वो भी हमेशा से एक टेंडेंसी उसमें रही है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको उनके साथ चीज़ें शेयर नहीं की गई। ट्रांसपेरेंट अंदाज में भारत के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश हो या कोई और अहम मामला हो, उसको ट्रांसपेरेंट अंदाज में नहीं किया गया। और इसमें मैं अगर एक अक्रॉस द बोर्ड अगर कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तान की जो माजी की अस्करी क़यादत है उसने भी वही काम किया जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत करती रही, यानी आवाम से वो चीज़ें छुपाई गई और उस वक्त जब वो मामला गुजर गया तो उसके बाद लोगों को बताया गया कि ये हमने किया है। तो आज भी जो गुफ्तगू है उसका फोकस यही था कि ये चीज़ें, इन चीज़ों के डिसाइड करने का इख्तियार इन्हीं इदारों के पास है, इन्हीं लोगों के पास है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी में हक़ाइक़ को छुपाया गया। आज भी हुक्काम इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि कतई तौर पर ऐसा नहीं है। तो मैंने सिर्फ उस हिस्ट्री को सामने रखते हुए ये पॉइंट रेज़ किया है कि अल्लाह ना करे कि आज से 6 महीने के बाद या साल के बाद फिर हमें ये पता चले कि नहीं जनाब, वो जो तरदीदें थी वो तो सारी की सारी गलत थी और दर हकीकत तो ये काम हमने किया है। क्योंकि माजी में भी जब तक ये चीज़ें हो नहीं गई उस वक्त तक हमेशा हुक्काम इस बात की तरदीद करते थे। राना साहब, अगर इस पर अभी आप कमेंट करना चाहें। नहीं समीर साहब, अब मज़ीद मेरा ख्याल है मैं दूसरी स्टोरीज़ की तरफ जी, अगर आप चाहते हैं तो फिर चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। और वो स्टोरी मैं पाकिस्तान के अंदर, मैं पॉलिटिकल स्टोरीज़ पर बाद में आऊँगा, लेकिन एक जो हमारी फ्रंट लाइन है सिक्योरिटी में पाकिस्तान के अंदर, पुलिस, सिंध पुलिस, बड़ी कुर्बानियाँ हैं उनकी और बड़े चैलेंजेस का सामना उन्हें रहा है। शिकारपुर में अभी जिस तरीके से वहाँ पर, मैं ये कुछ वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ जो पुलिस वाले वहाँ पर डाकुओं ने जिनको घेर लिया और वो उनके साथी वहाँ पर गाड़ियों उसमें APC में ज़ख्मी थे और वो पुलिस को गोलियाँ चल रही थी और वो जो मैसेज भेज रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा पहले वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में पुलिस टेलीफोन पर मैसेज दे रहा है, मदद मांग रहा है, अपने आला ऑफिसर से चीख कर पुकार रहा है कि खुदा के लिए यहाँ पर हमें ज़ख्मी कर दिया गया है, शहीद हो गए हमारे साथी। और पीछे से आपको बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। मेरे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब शाहिद जतोई। शाहिद जतोई, मैं सिंधी नहीं जानता, लेकिन मैं वो जो पुलिस वाले की जो सदाएँ थी, जो चीखें थी, उससे मैं समझ सकता हूँ कि वो उस वक्त मदद के लिए बुला रहे थे। आप हमें कुछ बताइए, ये सारा वाक़या क्या है? जी सनी साहब, ये जो है एक पुलिस ऑपरेशन करने गई थी। इनको इतला मिली थी कि कुछ मगवी जो हैं वो इनके कब्जे में हैं यहाँ इस इलाके में। वो ऑपरेशन करने गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन करने के लिए कोई पूरी प्लानिंग नहीं की गई और एक APC और बहुत कम फोर्स को वहाँ भेजा गया और वहाँ डाकुओं ने जो है इनको घेरे में ले लिया और इन पे जो है उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस वाले शहीद भी हुए, एक फोटोग्राफर भी शहीद हुआ है। उन्होंने APC पे कब्जा कर लिया। आप एक और वीडियो में मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिस APC के सामने वो डाकू रक्स कर रहे हैं, नाच रहे हैं। दिखाइए ज़रा वो भी। शायद जतोई, ये आप देखा कि ये पुलिस की जैकेट पहनी हुई है और कह रहे हैं, जो मुझे समझ आई कि अगर आएंगे पुलिस वाले तो हम उनके साथ पता नहीं क्या कुछ करेंगे। ये क्या है सब कुछ? उन्होंने बिल्कुल यही मैसेज दिया है कि अगर ये दोबारा आएंगे तो उनके साथ यही असर होगा और वो जो है उन्होंने खबरदार किया है कि वो हमारे साथ ज्यादतियाँ न करें और इस तरफ ना आए। मैं समझता हूँ सनी साहब, ये आज का नहीं है, सिंध में ये एक फिनामिना है। डाकू जो हैं वो अचानक जो है कुछ अरसे के लिए जो है वो डाकुओं का जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उनकी सरगर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और वो ज़्यादा वारदातें करने लगते हैं। शायद ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इन डाकुओं की कोई सरपरस्ती ना हो? ये कैसे मुमकिन है कि कोई जी एक इसके बिल्कुल सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं
और सबसे बड़ा फैक्टर समी साहब ये है कि सिंध में सियासत को जो है वो अब वडेरों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। सिंध में कारकुनों की सियासत, नजरियाती सियासत खत्म हो गई है। सिंध में सियासत को वडेरों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है और वडेरों की सियासत के लिए, वडेरा राज के लिए ये डाकू जो हैं लाजिम व मलजूम हैं और वडेरे जो हैं इनकी सरपरस्ती करते हैं, इनको पैटर्नाइज करते हैं। वडेरे जो हैं ऑफिसर रखते हैं, वडेरे जो हैं इन गिरोहों को पालते हैं और इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और ये मैंने एक नौजवान की शायद आपको वीडियो भेजी होगी, शायद वो आपने भी सुनी होगी, वो एक्टिविस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, वो बता रहे हैं कि बुनियादी फैक्टर यही है कि ये वडेरे जो हैं उनकी सरपरस्ती करते हैं, ये उनकी सियासत के लिए ज़रूरी है। पूरे सिंध को इन्होंने बड़े बड़े गिरोहों के उसमें कब्जे में दे दिया है और उनको यरगमाल बना लिया है। वहाँ लोगों को हर हल्के में यही सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये कच्चे के इलाके में नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इनकी जो पनाह गए हैं, इनके गिरोहों की, डाकुओं के गिरोहों की, वो सरदारों की केटीज भी हैं। अच्छा शाहिद जतोई, मैं आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये वडेरों की सियासत है। अब कोई जमात ऐसी नहीं हमें नज़र आ रही जो आम आदमी को अपना कोई पार्टी टिकट दे, आम आदमी को आगे करे, अपने नज़रियाती वर्कर को आगे करे। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, ये सारी जमातें इलेक्टेबल्स ढूंढ रही हैं, वडेरे ढूंढ रही हैं, बड़े बड़े लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो सिंध के लोगों के लिए फिर आस उम्मीद कहाँ पे है? सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं समी साहब, जैसा कि आपने फरमाया है, ये इलेक्टेबल्स, ये वडेरे, ये बासर लोग जो हैं यही कंट्रोल करते हैं और इनके जो कारिंदे हैं वो सारी सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। वो ना सिर्फ अवाम को बल्कि ब्यूरोक्रेसी को, इंतजामिया को भी वही कंट्रोल करते हैं। उनकी मर्जी की इंतजामिया होती है। पाकिस्तान में सियासत खत्म हो गई है, पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो डीपोलिटिसाइज्ड हो गई है और पाकिस्तानी सोसाइटी को दोबारा सियासी बनाने के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा जदोजहद करना पड़ेगी। और ये जो स्टेटस को है, जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं कर सकती हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं इन सियासी जमातों से, मजबूर हैं, उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन रही है जो नजरियाती सियासत। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जो आइडियोलॉजी की जो सियासत थी, नज़रिए की बुनियाद पर जो सियासत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पार्टी बनाई थी एक नज़रिए की बुनियाद पर, अब ना वो नज़रिया रहा, ना वो लोग रहे। अब इलेक्टेबल्स हैं और पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं जो पैसे की मदद से, दौलत की मदद से, इस तरह के डाकुओं की मदद से इन्होंने पूरी इस सोसाइटी को अपना होस्टेज बना के रखा। और मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जो माफियाज़ हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा, वापस आते हैं तो आपको चौधरी निसार अली साहब के साथ आज जो कुछ हुआ पंजाब असम्बली में, क्यों हुआ, किसने किया, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो मुस्लिम लीग का जो उनका जो इशाइया है जो दिया उन्होंने अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को, पार्लिमानी कायदीन को, मीडिया पर पाबंदी लगा दी वहाँ पर आने की। तो अभी तो गवर्नमेंट नहीं मिली इन्हें दोबारा से, तो इतना डिक्टेटराना इनका रवैया, अल्लाह ना करे बस पाकिस्तान बचाए, पाकिस्तान को अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से जो इस तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज, और वो ये थी कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब 3 साल के बाद गए अपने सूबाई असम्बली में हल्फ उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्हें हल्फ नहीं उठाने दिया गया और ये कहा गया कि हम ये आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी पटिशन्स हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं उन पटिशन्स के आउटकम का, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कहीं किसी अदालत ने कुछ स्टे तो नहीं दिया। लेकिन ये कोई, और फिर ये भी कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो इसलिए आप हल्फ नहीं उठा सकते, पैनल ऑफ चेयरमैन जो हैं वो आपसे हल्फ नहीं ले सकते। तो ये एक अजीब सिचुएशन पैदा हुई वहाँ पे, क्योंकि अगर वो इलेक्शन जीत चुके हैं, सवाल ये है राना साहब आपसे मेरा कि अगर वो इलेक्शन उन्होंने जीता हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने उनकी रुकनीत मनसूख नहीं की,
किसी भी पिटीशन के नतीजे में, तो ये कहना वज़ीर कानून का पंजाब के कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनकी पिटीशंस का क्या स्टेटस है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आ रही सिवाय इसमें मैल इंटेंशन के। क्या खौफजदा हैं राजा साहब या इस वक्त सूबाई असम्बली के अंदर जो पावरफुल पार्टीज़ हैं कि निसार साहब आ गए हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट से बड़े ताल्लुकात हैं और वो कहीं वहाँ पर कोई अपसेट ना कर दें, कोई डिसबैलेंस ना कर दें? देखिए समी साहब, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि चौधरी निसार अली खान 2018 में अपने हलके से सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। जहाँ तक उनकी रुकनीत का ताल्लुक़ है वो बरकरार है, और एक दिन हल्फ ना उठा सके वो और उनको ना उठाने दिया गया तो उससे उनकी रुकनीत तो कोई ख़त्म कर नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि इस सारे अमल से मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया गया। चौधरी निसार अली खान कई दफ़ा पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं और वो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। वो अगर हल्फ उठाने गए, और ये भी नहीं कि वो अचानक असम्बली हाल में नहीं पहुंच गए थे, उन्होंने पहले से इसका ऐलान कर रखा था और बाकायदा इन्फॉर्म किया था, तो इसलिए अगर उनसे हल्फ ले लिया जाता तो कोई क़यामत तो नहीं टूट पड़नी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये कहकर राजा बिशारत साहब पंजाब के वज़ीर कानून हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं चाहिए कि इस तरह से को ख़राब ना करें। ये इस तरीके से कि सही तौर पर कोई इमरान खान की हुकूमत की कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई ये काम करके कि चौधरी निसार अली को हल्फ ना उठाने। या तो आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड होती ना, आपने 2 दिन बाद भी उससे हल्फ लेना है तो आज ही ले लेते तो क्या फर्क पड़ता। और आज बात हुई जब चौधरी निसार अली खान सहाफ़ियों से बात कर रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप अभी तक मुस्लिम लीग नून में हैं और आपका लीडर कौन है, नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ साहब, आप उनको मानते हैं? तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया आगे से। अब विटी हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने कहा आप क्यों बज़िद हैं कि किसी ना किसी को मेरा आप लीडर बनाएं। अलीना, वो तो आपकी लीडर को तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मेरी लीडर को वो अब से नहीं, वो शुरू से मानने से इनकार करते हैं। आपने देखे होंगे उनके बहुत से इंटरव्यूज़ आए थे जिसकी वजह से बहुत नाराज़ थे। उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ को इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से वो कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह वो चीज़ों को लेकर जा रही थी। निसार साहब हमेशा ये कहते थे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो नून लीग की पॉलिटिक्स पर बुरा होगा और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बुरा होगा। और जिन्होंने वो बात की वो हमने बाद में देखा काफ़ी हद तक जो है वो ठीक भी साबित हुई। लेकिन अभी आज की जो सारा तमाशा हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि राना साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो वज़ीर आला के हवाले से बहुत सी कयास राइयाँ हो रही हैं और कहा जा रहा है शायद अपोजिशन के साथ मिलकर कोई एक सेटअप बनाया जा सकता है, उसकी एक वजह ये भी थी। और जो राजा बिशारत साहब हैं उनको देख लेना चाहिए कि बैकग्राउंड में उनका प्रोफाइल क्या रहा है। वो एक ऑडियो भी हमने सुनाई थी, फिर एक खातून वाली भी पूरी स्टोरी है, तो उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और बहुत से लोग, राना साहब से मेरा सवाल है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि चौधरी निसार साहब और चौधरी बरादरान के थोड़े आपस में भी थोड़े इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया। देखिए, चौधरी निसार के कभी भी उनके साथ कोई इस तरह के कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं रहे। वो इकट्ठे कैबिनेट में भी रहे, वो चौधरी साहब का इसमें कुछ लेना देना नहीं। चौधरी साहब आजकल पैनल ऑफ कायम मकाम गवर्नर है ना, वो तो असेंबली हाल में नहीं आ सकते। और दोस्त मोहम्मद मजारी जो डिप्टी स्पीकर हैं वो आए नहीं आज की वजह से। वो बात ये है, देखें मैं तो बात कर रहा हूँ एक असूल की कि कोई भी मेंबर, ये तो चौधरी निसार अली जो कई दफ़ा 1985 से ये मुसलसल पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होते आ रहे हैं, तो ये सिर्फ पिछला इलेक्शन था जिसमें ये मुंतखब। टाइम मेरे पास क्योंकि कम है तो मैं जो टू द पॉइंट मैं करना चाहता हूँ बात। आपको इससे लगता नहीं है कि जो चौधरी निसार अली का आज उनका जो ओथ रुकवाने की कोशिश है कि आसाब पर सवार हैं चौधरी निसार अली, हुकूमत के असाब पर, पंजाब असम्बली में, ये नहीं आप इससे अंदाजा करें कि उनका हल्फ नहीं उठाने दिया गया। हमी साहब, मैंने वही अर्ज किया ना कि या तो मुस्तकिल तौर पर उनका हल्फ रोक सकते हैं ना, हो सकता है वो यही कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो मेरी ख्याल है किसी की कोशिश कामयाब हो ही नहीं सकती। लेकिन बात ये है समी साहब कि इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए पंजाब के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कि कितने अरसा उन्होंने ये सारा निज़ाम चलाना। चीफ मिनिस्टर बदलने से कोई पार्टियां मजबूत तो हो जाती हैं। भुट्टो साहब को देखें, उन्होंने, मेरी बात सुने ना, ये तासर कप्तान का जो है ना फैसला होता है कि अगर काम सही, देखें ये जो बात कर रहे हैं सही नहीं है उसका फैसला भी तो कप्तान ही करेगा। कप्तान को देखना चाहिए ना, मेरिट की बात करते हैं ना कप्तान साहब, समी साहब, तो उनके पास उनका इख्तियार है, नहीं तो फिर मेरिट को अपनाए ना। अब भुट्टो साहब को देखें, उन्होंने मलक मिराज खालिद को चीफ मिनिस्टर बनाया, रामे साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, खान साहब को बनाया, लेकिन बात ये है कि आज के इस वाक़े से तो ये हुआ कि देखें, मैं आपको बताऊं, सियासत में रवादारी जो है वो होनी चाहिए,
और ये चौधरी निसार अली साहब को वहाँ आने के बाद ये मैसेज कल रात भी उन्हें दिया जा सकता था कि आप तशरीफ़ ना लाएं, लेकिन क्या किया गया। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी आप सब बता रहे थे कुछ। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो मैं ये अब राना साहब ये मानने के लिए पता नहीं तैयार है या नहीं कि ये आसाब पर सवार हैं, लेकिन आप बीच में बुज़दार को ले आए कि देखिए बुज़दार हर बात पे ये कहना कि जी बुज़दार को हटा, बुज़दार साहब ने क्या ऐसा गलत कर दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। पंजाब का हाल समी साहब हुआ है और क्या करना बुज़दार साहब ने। आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरिट होना चाहिए, आप पंजाब में देखें जो शहबाज शरीफ साहब काम करते थे वही बुज़दार साहब काम कर रहे हैं। मेरी बात सुने, वो जो है वही जूनियर सीनियर ओहदों पर जैसे शहबाज शरीफ अपने काम के लिए लगाते थे वही काम, ये आप लिस्ट देखें पुलिस अफसरों के, ब्यूरोक्रेसी के, कई डीपीओज, कई डीआईजी आपको पे स्केल लगे हुए नजर आएंगे। आप जब एक सीनियर ओहदे पर जूनियर को लाते हैं क्या वजह होती है? एक ऐसी बात है जिस पर बात एक पॉइंट है, इस पर चीफ मिनिस्टर तब्दील हो जाए। चीफ मिनिस्टर इतनी नाराजगी भी ओवर है, नहीं नाराजगी की बात नहीं है। मैं कहता हूं अच्छा, मैं क्योंकि 1.5 मिनट रह गया, जरा वो दिखा दें जो आज इन्होंने किया मुस्लिम लीग नून ने, कि जो शहबाज शरीफ साहब ने जो पार्टी दी है उस पर मीडिया पर पाबंदी लगा दी है जी कि इसकी हमने मीडिया की कवरेज नहीं चाहिए। वैसे मीडिया को पीछे पीछे फिरते हैं, ये कर दें वो कर दें, ये इतनी डिक्टेटराना सोच। अभी तो हुकूमत में नहीं है आप, तो फिर घुसने नहीं देते, तो अगर हुकूमत में आ गए तो फिर तो आप शहर से ही निकालेंगे और चैनल्स को ही बंद करेंगे। राना साहब मुझे तो ये समझ नहीं आई। साहब देखें ना, इनका जमहूरियत से क्या ताल्लुक है, आप मुझे बताएं ना कि जमहूरियत से क्या ताल्लुक है। इन्होंने मीडिया के साथ क्या कुछ नहीं किया अपने दौर में। मैं तो ये जो जमहूरियत है इनके नज़दीक, और आज उस सोच की अक्कासी होती है कि एक डिनर दे रहे हैं आप, कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग भी नहीं है आपकी, एक डिनर दे रहे हैं और आप कहते हैं नो मीडिया नहीं आएगा। और वो जो आप देखें कि उनका अंदाज कैसा था, और मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, पता नहीं क्या वो जो उनकी जो ख़वातीन हैं तर्जमान, वो ऐसी ऐसी तकरीरें, ऐसे ऐसे अल्फाज, और मरीम नवाज साहबा भी ऐसे ऐसे ट्वीट करती हैं, लेकिन मीडिया पर उन्होंने खुद वहाँ पर आने पे पाबंदी लगाई। तो ये कौन सी आज़ादी है सहाफ़त पर आप यकीन रखती हैं? कौन सी साजिश हो रही है? पाकिस्तान के आइन पर आप क्या बिलीव करते हैं? फिर गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान का आइन? मुझे तो समझ में नहीं आई ये सारे। अलीना 30 सेकंड फॉर योर कमेंट्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, देखिए जो फैसला लिया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से लिया गया, जहाँ तक मरीम नवाज साहबा के बारे में आपने बात की है, मैं वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से, मीडिया की आज़ादी के हवाले से, और पीटीआई की जो गवर्नमेंट मीडिया की आज़ादी के साथ कर चुकी है और जो मीडिया पर्सन के साथ कर चुकी है वो हमारे सामने ही है। और ऑन द रिकॉर्ड इमरान खान साहब की बहुत सी स्टेटमेंट है, इसमें मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगी कि वैसे आपके पास 30 सेकंड है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये था आज, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।